हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी राजतंत्री स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। कर जो पहले से चला आया था वो अब नहीं रहा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। अब ये सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था, मतलब एक लिमिटेड हो गया था। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते रहे, मतलब एक दूसरे के प्रति वो उदार नहीं होते रहे, मतलब दूरियां बढ़ने लगी, होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब एक दूसरे के खिलाफ होने लगे और इन आपस में लड़ाइयाँ होने लगी बात बात पे इनमें। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। अब साम्राज्यवादी के जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रवादी का क्या किया, अपनाना शुरू कर दिया, इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र बना। 1871 में जो राष्ट्रवादी का क्षेत्र बना था वो बाल्कन। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानी, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मार्टिनिग्रो शामिल थे। अब ये जो क्षेत्र बना इसमें इतने सारे राष्ट्र शामिल हो गए। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इसमें जो ये सारे थे क्षेत्र, इनको स्लाव पुकारा जाता था। इसे भी अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो बाल्कन क्षेत्र था उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या था, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवादी के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक बन गई। अब यहाँ पे क्या, उग्रवादी एक तरह से मतलब हो गई थी बाल्कन क्षेत्र में। जो रूमानी राष्ट्रवाद था और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा, तो एक चीज़ घट रही थी, एक चीज़ बढ़ने लगी, तो यहाँ बहुत ही विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था। ऑटोमन साम्राज्य जो था आधुनिकीकरण के जरिए क्या होता, मजबूत बनने की कोशिश की थी, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। इसके बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। अब यूरोपीय राष्ट्रीयता क्या हुई, स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। जो बाल्कन क्षेत्र के लोग थे इन्होंने अपनी आज़ादी को क्या, राष्ट्रीयता का इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अब जैसे अपना इतिहास दोहराना शुरू किया कि उन सबको बताने लगे कि हम पहले स्वतंत्र थे, बाद में हमें गुलाम बनाया गया और हम फिर से स्वतंत्रता चाहते हैं, हम स्वतंत्र होंगे। किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया था। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। अब उन्होंने क्या, आज़ादी पाने के लिए लड़ाई करना शुरू किया, मतलब विद्रोह किया कि अब हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हर हाल में चाहिए, जैसे कि हम पहले आज़ाद थे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। अपनी अपनी पहचान सबको, मतलब इतिहास देख के, अपना अतीत देख के वो लोग जानने की कोशिश की और अब उसको फिर दोहराना चाहते थे कि हम आज़ाद हैं, हमारी पहचान ये थी। तो वो धीरे धीरे बनना शुरू किया और एक टकराव का क्षेत्र बनने लगा। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। अब नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए एक दूसरे में होड़ मच गई। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें
यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। अब जैसे जैसे समस्या आगे बढ़ी और ये क्या हुआ, कंपटीशन आगे बढ़ने लगा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हार ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब यही अपनी शक्ति को बढ़ाने के चक्कर में ही क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ाई होने लगी और आपस में लड़ते लड़ते ये धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ कि एक प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण करता है। ये उस टाइम का मैप है सभी राष्ट्रों का। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप और महाविपदा की ओर ले गया। अब साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद जो था 1914 में यूरोप को महाविपदा में ले गया, मतलब महासंघर्ष, मतलब बहुत बड़ा यूरोप में संघर्ष होने लगा। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। सारे आंदोलन जो विकसित हुए वो राष्ट्रवादी आंदोलन थे कि वे सभी स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उनकी एक ही इच्छा थी कि हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसीलिए वो लड़ने लगे। वे सभी एक समूही राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए। अब उनका विचार हो गया कि जो समाज है वो राष्ट्र राज्यों में गठित होना चाहिए। अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। अब ये क्या है कि स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। यहाँ से धीरे धीरे क्या है कि सबको अपना अपनी आज़ादी के लिए हक मिलने शुरू हो गया। सब ने मतलब अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। वही 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। आगे हम और पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए स्पेशली तो उसको आप कमेंट में आप बता सकते हैं, भेज सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को कर लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।